नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के एक आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें जोरगाह गांव सोनीतपुर के निवासी को विदेशी घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि संबंधित ट्रिब्यूनल ने पहले उसे भारतीय नागरिक घोषित किया था, लेकिन बाद में उसे विदेशी घोषित करने का एक पक्षीय आदेश पारित किया। जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मलाश्री नंदी की खंडपीठ ने एक पक्षीय आदेश को रद्द कर दिया और मामले को संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया। तदनुसार ट्रिब्यूनल को पहले ये निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था कि क्या याचिकाकर्ता वही व्यक्ति है जिसे पहले भारतीय नागरिक घोषित किया गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत मामलों में याचिकाकर्ता के लंबे समय तक कारावास के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली 10 याचिकाओं को अनुमति दी। न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की खंडपीठ द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने के बाद अनिवार्य रूप से एनडीपीएस के 10 आरोपियों को जमानत देने का निर्देश दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को चांदनी चौक क्षेत्र के पुनर्विकास और गैर मोटर चलित वाहनों के लिए गलियों के निर्माण से संबंधित एक 14 साल पुरानी जनहित याचिका का निपटारा किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में शामिल विभिन्न प्राधिकरण याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित उसके निर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे। एक नागरिक समाज संगठन याचिकाकर्ता मानुषी संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता इंदिरा उन्नीनार ने 2007 में दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने साथ ही मामले को बंद करने का आग्रह करने के बाद यह आदेश पारित किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेएनयू परिसर के अंदर कोविड केयर सेंटर चालू करने में निष्क्रियता और सुस्ती पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि बार बार आदेश देने के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा जेएनयू परिसर में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय ने सेंटर स्थापित करने के लिए साबरमती छात्रावास के अंदर एक जगह पहले ही निर्धारित कर दी थी, अदालत ने कहा कि यह दिल्ली सरकार की निष्क्रियता है, जिसके कारण सेंटर आज तक चालू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि किसी पुराने दावे को एक अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कर्मचारी को पिछले वेतन पर बहाल करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि पहले की एक कार्यवाही में हाईकोर्ट ने कदाचार के लिए कर्मचारी की सेवाओं की बर्खास्तगी को बरकरार रखा था। 15 साल बाद कर्मचारी ने बहाली के लिए एक अभ्यावेदन दायर किया और हाईकोर्ट ने उस पर विचार करने का निर्देश दिया, जिससे मुकदमेबाजी का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1 सितंबर 2020 को फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अदालत बच्चे की कस्टडी के मुद्दे पर फैसला करते समय माता पिता को भारत छोड़ने और बच्चों के साथ विदेश जाने का निर्देश नहीं दे सकती है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओक की पीठ ने अवलोकन किया। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दे से निपटने के दौरान एक रिट कोर्ट माता पिता को भारत छोड़ने और बच्चे के साथ विदेश जाने का निर्देश नहीं दे सकती है। यदि माता पिता की इच्छा के विरुद्ध इस तरह के आदेश पारित किए जाते हैं तो ये उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट में अभद्र व्यवहार करने से किसी वकील को फायदा नहीं होता, बल्कि इससे वादी का मामला खराब हो सकता है। वकील के खिलाफ कोर्ट रूम में दुर्व्यवहार के लिए हाईकोर्ट द्वारा अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके खिलाफ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए देखा कि अदालतों में न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बार और बेंच के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्या राज्य के पास 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए कोई मौजूदा नीति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ के समक्ष
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पीवी योगेश्वरन ने बताया कि याचिकाकर्ता की उम्र वर्तमान में 80 वर्ष है। खंडपीठ ने कहा कि अपराध वर्ष 1985 में किया गया था और लंबे समय तक चलने वाले ट्रायल के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष अपील में अंतिम आदेश केवल वर्ष 2019 में पारित किया गया था। बेंच ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूपी राज्य को ये जांच करने के लिए एक सीमित नोटिस जारी किया कि क्या राज्य के पास इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई मौजूदा नीति है। मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब मिलते ही रजिस्ट्री को इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से आभूषणों को अपने पास रखना भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं हो सकता। इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323, 34, 406, 420, 498A और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपने पति के भाई, जो अमेरिका के टेक्सास में कार्यरत थे, को एक आरोपी के रूप में रखा था। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसने अमेरिका वापस जाने की अनुमति के लिए उनके यानी शिकायतकर्ता के देवर द्वारा दायर अर्जी खारिज कर दी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B सहपठित धारा 34B के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कम करने से इनकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय प्रणाली की प्रमुख चिंताओं में से एक ये सुनिश्चित करना है कि अपराधी किशोर को भी फिर से अपराध करने से रोका जाए। इस प्रकार सजा की अवधि पुनः एकीकरण का एक हिस्सा है और इस प्रकार इसे पूरा किया जाना चाहिए। मामले में किशोर याचिकाकर्ता को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके तहत उसने 2 साल पूरे कर लिए हैं और अब शेष 1 साल के लिए कटौती की मांग कर रहा है। याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने कहा, वास्तव में 3 साल की सजा स्वयं याचिकाकर्ता के समाज के साथ पुनः एकीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता को अपने कार्यों के अवैध होने की जिम्मेदारी लेनी होगी। मद्रास हाईकोर्ट ने कानूनों के संघर्ष पर प्रश्नों की विशेषता वाली तलाक की कार्यवाही में माना है कि भारतीय कानूनों के अनुसार भारत में संपत्ति के विभाजन और अलग कब्जे के लिए दायर एक वाद सुनवाई योग्य है और फ्रांसीसी नागरिक संहिता के अनुच्छेद 144 के तहत परिसमापन के लिए फ्रांसीसी नोटरी से संपर्क नहीं करने के आधार पर इसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ फैमिली कोर्ट पुट्टुकोट्टई के फैसले और डिक्री के खिलाफ सीपीसी के आदेश 41R1 के तहत पठित सीपीसी की धारा 96 के तहत पति द्वारा दायर एक अपील का निपटारा कर रही थी। एनसीएलएटी की प्रधान खंडपीठ एसजे एरिक्सन प्राइवेट लिमिटेड बनाम फ्रंटलाइन एनसीआर बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मामले में कहा कि 2020 के स्वतः संज्ञान रिट याचिका संख्या 3 में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोविड-19 के कारण परिसीमा की अवधि बढ़ाई जाने के कारण लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत देरी के माफी के लिए आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है और कोर्ट या ट्रिब्यूनल को संतुष्ट करे कि देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण बनाया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को अपने घरों पर कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का विकल्प देने का निर्देश दिया। वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने में असमर्थ लोगों के लिए राज्य सरकार उनके घरों में बूस्टर डोज का प्रबंध करेगा। राज्य में कोविड-19 स्थिति से संबंधित जनहित याचिकाओं के समूह पर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिया। वही अधिवक्ता शिव भट्ट के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग के लिए एक आवेदन दायर किया गया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।